चलिए मित्रों, तो अब हम करंट अफेयर्स पार्ट 8 करने जा रहे हैं डेली क्वेश्चन सॉल्विंग के अंडर में। आप में से बहुत लोग इनको कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। 200 क्वेश्चंस आज हमारे 200 क्वेश्चंस हमारे आज हो जाएंगे कंप्लीट। पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री के। ठीक है, 200 क्वेश्चंस बहुत होते हैं एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए। अभी तो भाई हमारे पास में 30-35 दिन का टाइम है, और ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के नंबर्स भी हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number one, initiative and the subject matter. Digital India Genesis, National Deep Tech Startup Platform. क्या ये उसके अंडर में आता है? पहला पेयर सही है या फिर गलत है? तो भाई पहला पेयर आपका बिल्कुल सही है, डिजिटल इंडिया भाषिनी। ठीक है, डिजिटल इंडिया भाषिनी का इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लेड डिजिटल लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये भाई आपका जो है नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म के अंडर में आता है। दूसरा आता है आपका इंडिया स्टैक, ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ की प्रोजेक्ट्स लाइक आधार एंड यूपीआई। तो भाई आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया स्टैक एक आपका ग्लोबल रिपोजिटरी है की प्रोजेक्ट्स का, जो इंडिया स्टैक लाइक आधार यूपीआई इन सब चीजों के अंडर में आता है, ये भी सही है। स्टेटमेंट थर्ड, मेरी पहचान एआई लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, जो बिल्कुल गलत है भाई आपका। मेरी पहचान जो है भाई आपका, वो नेशनल सिंगल साइन ऑन वन सिटीजन लॉगिन है। ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस है भाई आपका, सिंगल सेट ऑफ क्रेडेंशियल से मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशंस और सर्विसेज पे आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, तो ये गलत है। तो भाई फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म अ पार्ट ऑफ द I2U2 ग्रुप। तो भाई आपका जो फर्स्ट I2U2 जो लीडर समिट है, वो वर्चुअली अभी कंडक्ट किया गया था। I2U2 का क्या मतलब होता है भाई, उसमें आपका इंडिया भी आता है, इसराइल भी आता है, ठीक है, यूएई भी आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आता है। इन सबको वेस्टर्न क्वाड कहा गया है। तो भाई 1, 2, 3 एंड 5, यूके और इटली इसमें शामिल नहीं है। Now, question number 3, with reference to the Jagannath Puri Rath Yatra, which one of the following statement is not correct? तो भाई जो करेक्ट नहीं है, हम सबको पता है कि the images of gods are made of wood, लकड़ी से बनाए जाते हैं आपके जो हिंदू गॉड्स हैं। भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, उनको भगवान जगन्नाथ के नाम से पूजा जाता है। उसके साथ में भगवान बलराम और उनकी जो बहन है देवी सुभद्रा, वो सब शामिल रहते हैं इसमें। ठीक है, तो भाई ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, मतलब नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइन द टर्म बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग से हम क्या समझते हैं? रिसेंटली ये टर्म काफी ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, तो देखो, बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बायो प्रोस्पेक्टिंग आपका सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज सर्च के तौर पे यूज किया जा रहा है फॉर यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो बायो रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, एनिमल्स हो गए, उन सब से निकाले जा सकते हैं, और कमर्शियल या फिर ओवरऑल बेनिफिट फॉर द सोसाइटी के लिए इनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये सब आपका नगोया प्रोटोकॉल में आता है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो, यानी कि FSIB, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताने हैं कौन से सही है। तो भाई इट विल बी द सोल एंटिटी फॉर रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द होल टाइम डायरेक्टर्स एज वेल एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो भाई पहला स्टेटमेंट आपका सही है। कैसे सही है? अगर आपको WTD के रिकमेंडेशन के अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब कि जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, PSUs के होते हैं, इन सबके इन लोगों के लिए जो अपॉइंटमेंट होता है, उसके लिए रिकमेंड करने के लिए भाई इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, दूसरा, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज डीम्ड टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द FSIB। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो स्टेटमेंट तो भाई आपका गलत है। क्यों गलत है?
चेयरपर्सन जो आपका एफएसआईबी का होगा वो नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो आपका रिटायर्ड ऑफिशियल रहेगा बैंकिंग सेक्टर का या उससे रिलेटेड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का, या बिजनेस पर्सन ऑफ रिव्यूड विद सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, या फिर तकरीबन ऐसा इंसान जिसके पास एटलीस्ट 25 ईयर्स का क्या हो, नॉलेज हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये गलत हुआ। And after the formation of FSIB, all assets, interests, and liabilities of the Banks Board Bureau will be transferred to the FSIB। तो भाई FSIB के फॉर्मेशन के बाद में सारे एसेट्स, इंटरेस्ट, लाइबिलिटीज बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के वो भाई ट्रांसफर्ड रहेंगे FSIB को। बिल्कुल सही। तो भाई फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स नेशनल पार्क एंड द स्टेट्स जिसमें वो सिचुएटेड है। ठीक है। तो भाई इसमें सबसे पहला आता है आपका तडोबा नेशनल पार्क। क्या ये उत्तराखंड में है? तो भाई तडोबा नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में नहीं है। ये आता है आपका चंदापुर महाराष्ट्र। फिर आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही। और दुधवा नेशनल पार्क यूपी में। तो भाई ये लखीमपुर यूपी में है। तो ये भी सही है, मतलब 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 आता है रिसेंटली सीन इन द न्यूज टैनर स्केल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। टैनर स्केल बेसिकली क्या है? तो भाई रिसेंटली आपकी क्या बोलते हैं FINA। FINA क्या है? इसको कहा जाता है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। उन्होंने एक नया जेंडर इंक्लूजन पॉलिसी को लागू किया है ताकि जो ट्रांसजेंडर एथलीट्स हैं उनको एलीट फीमेल एथलेटिक्स और स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोका जा सके। आप जानते हैं कितना ज्यादा वो प्रोपेगेंडा वेस्टर्न कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है। ऐसे ट्रांसजेंडर एथलीट्स जिन्होंने अपना ट्रांजिशन 12 साल की एज से पहले कर लिया गया है, या फिर प्यूबर्टी की स्टेज 2 पे पहुंचने से पहले उनका जो ट्रांजिशन हो चुका है, उनको वुमेन की कैटेगरी में अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन भाई जो आपके फुल मेल होने के बाद में टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका हाई था, उसके बाद में वो स्विच कर रहे हैं, तो भाई उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स फीमेल के कंपैरिजन में काफी हाई रहे। तो टैनर स्केल डेवलप की गई थी ब्रिटिश पेडिट्रिशियन जेम्स टेनर टैनर ने। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ रेटिंग सिस्टम। कौन सा रेटिंग सिस्टम? फॉर फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। और ये भाई आपका ऑनसेट्स और प्रोग्रेशन बताता है पिवटल चेंजेस में। ठीक है। तो इस स्केल डिस्क्राइबिंग द ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ पिवटल चेंजेस बेस्ड ऑन एक्सटर्नल सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कोरल रीफ्स इन इंडिया आर फाउंड इन। कोरल रीफ जो भाई आपकी होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं इंडिया में? तो भाई ये आपकी पाई जाती हैं पाक वे में पाई जाती है। ठीक है। सुंदरबंस में नहीं पाई जाती। लक्षद्वीप में पाई जाती है, गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती है। तो भाई फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। Question number 9. With reference to the Indian Pharmacopoeia Commission, consider the following statement. It is an autonomous body fully financed by central government. तो भाई क्या ये फुली फाइनेंस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है? तो कमीशन आपका फुली ऑपरेशनल 2009 से हो चुका था। ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है, फुली फाइनेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्पेसिफिकली इनको बजटरी एलोकेशंस दिए जाते हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एंड वेलफेयर। तो भाई ये सही है। दूसरा, इट्स विजन इज टू प्रमोट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स फॉर यूज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। बिल्कुल सही। दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। NMC 2170 a term recently seen in the news is क्या है ये? बेसिकली देखो, ओला इलेक्ट्रिक का नाम आपने सुना होगा, है ना। इन्होंने अभी इंडिया का पहला इंडिजिनसली लिथियम आयन सेल, जिसको NMC 2100 कहा जा रहा है, उसको उन्होंने बनाया। मास प्रोडक्शन इसका गीगा फैक्ट्री में 2023 से स्टार्ट होगा। तो भाई NMC 2170 आपका हाईली निकल सिलेंड्रिकल ओला सेल है। इसमें आपका निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट यानी कि NMC जो होते हैं वो कैथोड साइड पे पाए जाते हैं, जबकि ग्रेफाइट और सिलिकॉन जो होते हैं एनोड साइड पे पाए जाते हैं। तो भाई इट इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल। Question number 11. He was born in present day Andhra Pradesh and later became involved in opposing the British in response to the 1882 Madras Forest Act, which effectively restricted the free movement of Adivasis, यानी कि tribal communities, in their forest habitats and prevented them from practicing a traditional form of agriculture known as Odu.
जिसे आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं. Rising discontent towards the British led to the Rampa Rebellion of 1922, in which he played a major part as a leader. He was nicknamed Manyam Viradu by the local villagers for his heroic exploits. तो इसका शायद क्वेश्चन जो था दूसरे मतलब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थे, इंफॉर्मेशन अलग थी. तो ये भाई आपका पिछले वाले सेशन में भी था. नंबर है, नाम है अलूरी सीताराम राजू. 125th एनिवर्सरी इनकी भी सेलिब्रेट की गई थी. क्वेश्चन नंबर 12 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द रिसेंटली हेल्ड कैस्पियन समिट 2022. ठीक है, सोवियत पीरियड में कैस्पियन जो सी था, इनलैंड वाटर बेसिन सोवियत यूनियन के यूज किया जाता था. 1992 तक जो कैस्पियन था उसको सोवियत और ईरानियन ट्रीटीज के तहत गवर्न किया जाता था. यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद में इंडिपेंडेंट स्टेट सामने आए, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह. और भाई कैस्पियन सी को डिवाइड करने की तब से ही बातें चल रही है. तो भाई पहली समिट आपकी 2002 में हुई थी, उसके बाद आपकी बहुत सारी समिट्स हुई थी. तो सिक्स समिट आपकी अभी 2022 में हुई थी. ठीक है, तो भाई इसमें आपके रशिया आ जाता है, ईरान आ जाता है, कजाकिस्तान आ जाता है और तुर्कमेनिस्तान आ जाता है. उज्बेकिस्तान नहीं आता और इंडिया भी भाई इसमें नहीं आता. 1 to 4 इनके. Question number 13. Recently, ISRO has achieved the successful launch of the PSLV orbital experimental module POEM. In this context of this development, consider the following statement. POEM allows in-orbit scientific experiment using the third stage of polar satellite launch vehicle. क्या ये सही है? आपका जो पोयम है यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल आपका एक्सपेरिमेंटल मिशन है इसरो का, जो भाई आपका इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को फोर्थ स्टेज पे कर रहा है, थर्ड स्टेज पे नहीं कर रहा. तो भाई ये आपका गलत है. दूसरा, पोयम इज डिवाइड ऑफ एनी लिथियम आयन बैटरीज एंड डिराइव्स ऑल पावर फ्रॉम सोलर एनर्जी मेकिंग इट अ ग्रीन डिवाइस. तो भाई ये आपका पावर सोलर पैनल से ले रहा है, इसके साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज भी इसमें यूज की जा रही है. तो भाई ये भी आपका गलत हुआ, यानी कि नीदर वन नॉर टू. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं. विथ रेफरेंस टू द मिशन शक्ति ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑल द सब स्कीम्स अंडर द मिशन शक्ति के अंदर में जो भी भाई आपकी सब स्कीम्स आती हैं आर फंडेड इन अ 60-40 रेशियो बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट रिस्पेक्टिवली. कि भाई 60% जो फंड है वो कौन देगा? 60% फंड आपका सेंटर देगा और 40% फंड आपका स्टेट देगा. तो क्या ये सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत है. ठीक है, इसमें आपकी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम संबल की बात करें, संबल इसके अंडर में स्कीम आती है. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. 100% फंडिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जाएगी. ठीक है, निर्भया फंड से. ठीक है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को डायरेक्ट रिलीज किए जाते हैं. इसके साथ साथ आपकी एक और स्कीम आती है, उसका नाम है सामर्थ्य. ये भी आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इसको 60-40 के रेशियो में क्या बोलते हैं इश्यू किया जाएगा, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. वहां पर आपका रेशियो रहेगा 90 का 10. यूनियन टेरिटरीज जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है वहां पर 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. तो भाई ये आपका गलत हुआ. फिर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द मिशन शक्ति. तो भाई आपकी क्या बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो मिशन शक्ति की आपकी दो सब स्कीम्स आती हैं. ठीक है, कौन कौन सी सब स्कीम्स आती हैं? एक तो आती है आपकी संबल, ठीक है, और दूसरी आती है सामर्थ. संबल आपकी सब स्कीम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए, सामर्थ आपकी एम्पावरमेंट के लिए है. ठीक है, संबल सब स्कीम में भाई आपकी वन स्टॉप सेंटर्स आ जाते हैं, ओएससी जिन्हें कहा जाता है, वुमेन हेल्पलाइन आ जाती है, और आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आ जाती है. तो भाई ये सही है. टू ओनली. क्वेश्चन नंबर 15. द टर्म पाइवॉट रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू. तो भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने के जो रिसर्चर्स है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल जिसको पाइवॉट कहा जा रहा है, जो कैंसर कॉसिंग जीन्स किसी इंडिविजुअल्स में जो होते हैं उनको रोक सकता है, उनको प्रिडिक्ट कर सकता है. ठीक है, ट्यूमर सप्रेशर जो जीन्स होते हैं उसके बेसिस पे, मशीन लर्निंग मॉडल के बेसिस पे इसको बनाया गया है. ठीक है, तो भाई इसका आंसर होगा एन एआई बेस्ड टूल टू डिटेक्ट कैंसर कॉसिंग जीन्स. रिसेंटली सीन इन द न्यूज द ट्री श्रू इज अ फॉसिल ऑफ. ट्री श्रू भाई आपका जो है वो किस चीज का फॉसिल है? तो भाई कौन से न्यूज में ये आपको पता चला है? रिसेंटली आपके WIHG
यानी कि वेस्ट सॉरी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उन्होंने फॉसिल्स नए स्पीसीज के ढूंढे जिसको ट्रीश्यू कहा गया है। इसको हिंदी नाम क्या रखा गया है इसका, सॉरी हिंदू नाम नहीं, इसका साइंटिफिक नाम रखा गया है शिवा तुपिया रामाजेनेरिस। इसको ऐसे लिखेंगे, शिवा तुपैया रामनगरीज। ठीक है, ये फॉसिल्स है स्मॉल मैमल्स का, जो भाई आपकी स्क्विरल्स यानी कि गिलहरी के जैसे दिखती थी, तो भाई ये आपका हो गया मैमल्स। और फिर क्वेश्चन नंबर 17 आता है, ऑफन सीन इन द न्यूज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका उन सब्सटेंसेस पे बेस्ड है जो आपके ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं। ठीक है, तो भाई इनके कंट्रोल के लिए, इनके एमिशन के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, इसके लिए भाई आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो बनाई गई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कनाडा में 1987 में साइन किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। With reference to Web 5.0, consider the following statement. पहला, Web 5.0 envisions an internet without a threat of censorship from governments or big tech। तो भाई फॉर्मर ट्विटर के जो सीईओ थे, अभी तो क्या नाम, एलन मस्क है, उससे पहले जैक डॉर्सी थे। उन्होंने एक विजन जो था उसको अनाउंस किया था कि भाई एक हम डिसेंट्रलाइज वेब प्लेटफॉर्म है उसको रिलीज करेंगे, उसका नाम रखेंगे वेब 5.0, वही जिसमें ओनरशिप रहेगी डेटा की, और इंडिविजुअल्स की जो आइडेंटिटी है उसको हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 आया। वेब 1.0 भाई आपका रीड ओनली के लिए था, वेब 2.0 आपका रीड और राइट के लिए था, वेब 3.0 जो था आपका रीड राइट एग्जीक्यूट यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए यूज था, और वेब 5.0 आपका ऑटोनोमस था। ठीक है, तो भाई वेब 5.0 क्या है, एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब है आपका। ठीक है, इंटरनेट विदाउट थ्रेट ऑफ सेंसरशिप, सही है। दूसरा, वेब 5.0 विल अलाउ यूजर्स टू ओन देयर आइडेंटिटी एंड डेटा, तो भाई ये भी सही है, बोथ वन एंड। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज अंडर द डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला, अंडर डब्ल्यूटीओ ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज कैन बी इंक्रीज विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिटेशन। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आपकी जो है बिना लिमिट की दी जा रही हैं। डब्ल्यूटीओ की टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो भाई कुछ टर्म्स होते हैं बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्सेस आपके ट्रैफिक क्या बोलते हैं, लाइट्स के हिसाब से इनको डिकोड कर रखा होता है। लाइक ग्रीन इनको कलर दिया होता है मतलब परमिटेड, एम्बर दिया होता है, ऑरेंज यानी कि स्लो डाउन, और रेड होता है मतलब कि फॉरबिडन। ठीक है, तो इनको एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के टर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ में ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज कैन बी इंक्रीज विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिटेशन, बिल्कुल सही। एंड सब्सिडीज प्रोवाइडेड अंडर इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कम अंडर ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज। तो इंडिया का जो पीडीएस सिस्टम है वो ग्रीन बॉक्स के इसमें अंडर में नहीं आता है। फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 20, विद रेफरेंस टू द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसको एफआरबीएम एक्ट कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एफआरबीएम एक्ट बैन्स द परचेज ऑफ प्राइमरी इश्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। तो ये एक्ट क्या करता है, गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है कि भाई क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट आरबीआई से जो है बोरो नहीं कर सकती। ठीक है, तो भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। इस एक्ट के द्वारा जो प्राइमरी इश्यूज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज के, वो आरबीआई 2006 के बाद में परचेज नहीं कर सकती। ठीक है, और इसकी वजह से जो मोनेटाइजेशन है गवर्नमेंट डेफिसिट का वो रोका जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द रूल्स अंडर द एफआरबीएम एक्ट एम्स टू इनेबल द फिजिकल डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई एफआरबीएम जो एक्ट है वो भाई लीगल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए। अब मैंडेटरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि भाई वो कुछ मेजर्स ले सके टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट, एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट, और उसके साथ साथ सरप्लस रेवेन्यू को जनरेट कर सके सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो भाई ये भी आपका क्या, सॉरी ये आपका फॉल्स हो, वन ऑन। क्वेश्चन नंबर 21, with reference to tribunals and high courts, consider the following statements. While high courts are established by the constitution, tribunals can be established by acts of parliament only.
तो भाई ये बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही इस्टेब्लिश किए गए हैं, या फिर एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा। तो भाई ये आपका गलत है। दूसरा, लाइक हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल मेंबर्स ओनली। आपके जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उसमें मिक्स रहता है जुडिशियल मेंबर्स का और एक्सपर्ट्स का, स्पेशल नॉलेज के साथ। तो भाई ये भी आपका फॉल्स है। और सबसे लास्ट में, बोथ ट्रिब्यूनल्स एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू यूज ऑल द इनेक्टेड लॉज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ट्रिब्यूनल्स के पास सिर्फ उन्हीं लॉज की पावर होती है जिनके अंडर में उनको सेटअप किया गया होता है, जबकि हाई कोर्ट के पास सारे लॉज की पावर होती है। तो भाई ये भी आपका गलत है। तो भाई तीनों ही गलत है, नन। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसको नेवा कहा जा रहा है। इट इज अ वर्क फ्लो सिस्टम डेवलप्ड ऑन एनआईसी क्लाउड मेघराज। तो रिसेंटली आपके गुजरात के कुछ एमएलए थे, उन्होंने यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली को विजिट किया और नोवल ई विधान सिस्टम के बारे में, इसकी जो पेपरलेस प्रोसीडिंग्स है उनके बारे में सीखा, जो यूपी स्टेट असेंबली ने रिसेंटली उनको अडॉप्ट किया था। तो ई विधान क्या है भाई? आपका ई विधान, ई विधान आपका मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ताकि डिजिटाइज किया जा सके स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनको पेपरलेस किया जा सके। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का प्रोग्राम है। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट फर्स्ट इसका सही है। ये एनआईसी क्लाउड मेघराज का वर्क फ्लो सिस्टम है। जो मेघराज है भाई आपका, ये नेशनल क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर में आता है, जिसपे इंडिया पूरा अपना ये सब चीजें बैक करके रखता है। पहला स्टेटमेंट सही। इट इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट टू डिजिटाइज एंड मेक द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पेपरलेस। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये तो भाई बिल्कुल सही है। बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया गल्फ रिलेशंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Out of India's total import of crude oil in last 15 years, the share of Gulf countries has been more than 80%। तो अभी क्या हुआ था कि भाई OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इंडिया में जरूर से ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की कि भाई हमारे ऊपर रिमार्क्स हुए हैं, हमारे मजहब के ऊपर। ठीक है, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के द्वारा। तो भाई इसी के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है। तो भाई पहला स्टेटमेंट जो है आपका, वो सही नहीं है। इंडिया का जो भाई इंपोर्ट रहा है वो तकरीबन कितना रहा है? 60% रहा है लास्ट 15 ईयर्स में। दूसरा, इन द लास्ट 5 ईयर्स सऊदी अरेबिया हैज बीन इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द रीजन। तो भाई यूएई का जो शेयर रहा है वो रहा है $277 बिलियन, 7%। ठीक है, तो भाई आ, और सऊदी अरेबिया का रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, 609 आपका रहा है एक्सपोर्ट, और इम्पोर्ट 720 पीरियड। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सऊदी अरेबिया का आपका जो रहा है वो रहा है भाई आपका कितना है? $153 बिलियन। तो भाई 277 जो रहा है आपका, वो रहा है यूएई का। तो भाई ये तो आपका गलत, ये भी आपका गलत है। बोथ वन एंड, सॉरी नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। He sat on a piece of rock for 13 continuous days when challenged about the authenticity of the Abhyang he had written. His message about a casteless society and its denial of rituals had led to social movement. He is credited with starting the Wari pilgrimage. This is the most likely description of who among the following। तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत तुकाराम शिला मंदिर जो है देहू यानी कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में उसको उसका इनॉग्रेशन किया। 17th सेंचुरी के मराठी पोएट और हिंदू संत थे, और जो भगवान विष्णु के रूप में विट्ठल जिन्हें कहा जाता है, विठोबा कहा जाता है पंढरपुर में, उनको वो पूजते थे। ठीक है, ये वरकारी जो संप्रदाय है उसको बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट। इंडिया इज मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन्स। तो भाई इंडिया एनएसजी को ज्वाइन करना चाहता है, ऐसा एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा। तो भाई MESR यानी कि मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स क्या है? ये आपकी वॉलेंटरी और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं जो मेजर सप्लाई कंट्रीज ने बना रखे हैं, ताकि सर्टेन मिलिट्री और टेक्नोलॉजी वगैरह को तरीके से यूज किया जा सके और वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन को इकट्ठा ना किया जाए। तो भाई इसमें आपका वासेनार एग्रीमेंट आता है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन आता है। एनएसजी को इंडिया ने अभी ज्वाइन नहीं किया है।
इनके बारे में गूगल करिएगा, इनसे रिलेटेड आपसे एसएसबी वगैरह में भी पूछा जाता है। तो भाई ये हमारे क्वेश्चंस, ये हमारी आंसर की है। तो ठीक है मित्रों, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक कर चुके हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आई होप आप लोग काफी इंटरेस्ट के साथ में कर रहे होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।